नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजामा ने? कशे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों को आउट ऑफ मार्क्स भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मीन्स 8th स्टैंडर्ड का ये जो 4th लेसन है द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 को, इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज मैं बढ़ने वाली हूँ पार्ट 2 की ओर। तो अपना ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपलोड करूंगी इसके क्वेश्चंस एंड आंसर, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? तो हम लोग आए थे क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल तक। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है और आज पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। और जो पार्ट 1 है वो प्लीज देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिए, वरना आप लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने सीखा था कि नाना साहेब पेशवा के समय में क्या हुआ, किस तरह से मराठा लोगों ने जब मुगल बादशाह जब कमजोर हो गए तो किस तरह से मराठा लोगों ने फाइट किया था, फिर हिंदू और मुस्लिम लोगों के साथ उन लोगों ने क्या क्या किया, वो सब हम लोगों ने देखा है। और ये ऐसा पीरियड था जिसमें सब हिंदू मुस्लिम सब एक होकर इन लोगों ने उन लोगों से फाइट किया हुआ था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, द इंडियंस वॉल है हार्टेडली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी जो इंडियन लोग थे वो लोग पूरा मन लगाकर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ फाइट कर रहे थे। ब्रिटिश इंक्लूडिंग सोल्जर्स, जमींदार, किंग्स, कमांडर्स एंड कॉमन पीपल। तो कौन कौन थे इसमें? कौन कौन थे? सोल्जर्स थे, जमींदार थे जो ब्रिटिश लोग के खिलाफ लड़ रहे थे, किंग्स थे, राजा लोग थे, कमांडर्स थे एंड कॉमन पीपल यानी आम जनता, तो वो भी थी। द इंडियन सिपाही स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द फिक्स्ड टाइम। तो अपने जो इंडियन सिपाही थे इन लोगों ने तो पहले ही शुरू कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम का ये स्ट्रगल। तो इनिशियली दे सक्सीडेड बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड, अभी देखो यहाँ पर जो फोटोज दिए हुए हैं तो ये है तात्या टोपे। अगर आपकी स्कूल शुरू होती ना तो मे बी आपको टीचर ना ये प्रोजेक्ट ही देती थी, पता नहीं अभी भी दे सकती है कि इनके जो फोटोज है वो कलेक्ट करो और इनके बारे में जानकारी लिखो करके, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को एग्जाम में इन लोगों के बारे में पूछा जाएगा। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल एंड कुंवर सिंह। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर रखिएगा आप इनके बारे में। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे इनिशियली दे सक्सीडेड बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट। लेकिन ये जो ब्रिटिश रूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो बहुत ही बड़ा था। द ब्रिटिश क्रश्ड डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स। तो इन लोगों का ये जो स्ट्रगल था ना फ्रीडम का, उसे उन लोगों ने चकनाचूर कर दिया। द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 months रीगेन्ड द लॉस्ट टेरिटरीज। और जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी सब रिकवर किया जो भी उन लोगों का नुकसान हो गया था, और 6 महीने तक जो भी उन लोगों के जो भी सत्ता उन लोगों के हाथ में से निकल गई थी उसको उन लोगों ने फिर से पा लिया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेड देयर
lives, तो इन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए. बहादुर शाह was imprisoned at रंगून. बहादुर शाह जो थे उन्हें रंगून में जेल में रखा गया. नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टुक शेल्टर इन नेपाल. और ये लोग कहाँ चले गए? नेपाल चले गए और वहां पर जाकर रहने लगे. तात्या टोपे fought for next 10 months against the British, but due to the betrayal, he was caught and hanged to death. और तात्या टोपे जो थे वो 10 महीने तक ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे और आखिरकार लेकिन किसी ने तो उनके साथ फितूरी की, इस कारण वो पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई. In this way, by the end of 1858, the British ruthlessly crushed down the struggle. तो इस तरह से 1958 में ब्रिटिश लोगों ने ये जो फ्रीडम फाइट का जो स्ट्रगल था उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया. Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, but later the peasants, artisans, common people, tribes came together to fight against the British. Underline करो इसको. उसके बावजूद भी ये जो स्ट्रगल था वो शुरू ही रहा था और ये जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे यानी कारागिर लोग थे, कॉमन पीपल आम जनता जो थी, ट्राइब्स जो थे, आदिवासी जो लोग थे, वो लोगों ने सब ने मिलकर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो फाइट था वो जारी रखा हुआ था. इन दिस रेबिलियन हिंदूज मुस्लिम्स स्टूड अप विद अ ग्रेट फोर्स. और इस रेबिलियन में, इस उठाव में हिंदू मुस्लिम ये दोनों खंडे से खंडा मिलाकर खड़े हो गए थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ. Their common aim was, तो उनका जो कॉमन एम था ना, उद्देश्य जो था वो क्या था? ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. ये जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों को इंडिया से बाहर फेंक देना था. There was an inspiration of gaining independence behind this struggle and therefore this freedom struggle gained a national form. और इस तरह से जो इंडियन लोग थे वो लोग इंस्पायर होने लगे और ये जो इंस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ना वो लोगों में बढ़ता चला गया और आखिरकार सारे देश में ये जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल था वो शुरू हो गया. कॉजेस ऑफ फेलर ऑफ द स्ट्रगल. अभी ये जो स्ट्रगल था उसके फेल होने के पीछे क्या कारण था? द स्ट्रगल ऑफ 1857 became unsuccessful due to the following reasons. Very very important. तो ये जो स्ट्रगल था वो 1857 का वो क्यों अनसक्सेसफुल हुआ? सो each and every point is very very important, so listen very carefully. Okay, now let's start. The struggle was not comprehensive. यानी ये जो स्ट्रगल था ना ये पूरे भारत भर में पूरी तरह से नहीं फैला था. The struggle did not take place simultaneously all over India. अभी उस समय में थोड़ी से मोबाइल फोन वगैरह थे, कंप्यूटर्स वगैरह थे, ईमेल वगैरह थे के फोन किया और बोल दिया, सब लोगों को एक मैसेज डाला तो सब लोगों को एक साथ में लाखों लोगों को वो मैसेज जाता है. वो सब फैसिलिटी था क्या उस समय में? नहीं था. तो जो पब्लिसिटी करने का जो सोर्स होता था, एक तो माउथ टू माउथ पब्लिक करते थे,
एक दूसरे से मिलके हर एक को बोलते रहने का, अरे भाई ये लोग हम लोग पे ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग फ्रीडम करो। एक ने दूसरे को बोला, वो 2 जन हो गए, 2 जन ने और 2 जन को बोला तो 4 हो गए। इस तरह से धीरे 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 करते करते ये जो फाइट चल रहा था फ्रीडम के लिए, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आती थी वैसे वैसे लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ उठते थे। तो एक साथ ये है ना, ये जो फ्रीडम का जो है ना, एक साथ सारे इंडिया में ये बात नहीं फैली हुई थी। कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहां पर इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी। Its intensely was more severe in North India, but Rajputana, Punjab, some parts of Bengal and Northwest India remained aloof. तो उत्तर भारत में ये जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल का जो फाइट चल रहा था ना, जो स्ट्रगल चल रहा था वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा था, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चल रहा था। बट राजपूताना, पंजाब और कुछ पार्ट ऑफ जो बंगाल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो थे वो इन सबसे अलिप्त थे। उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं थी। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, यानी ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता था जो प्रॉपरली लीडरशिप कर सके। देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू fight against the British. Due to this, there was no uniformity in the struggle against British. अभी कैसे होना चाहिए था, एक्चुअली एक लीडर होना चाहिए, यानी वो भी इतना स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लीडर, वो जो लीडर है वो किस तरह से पूरा प्लान करेगा, फिर वो सबको गाइड करेगा, ऐसा नहीं था। और लोग भी है ना एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, आया बड़ा लीडर कहता है अपने आप को, ऐसा भी तो होता है ना प्रॉब्लम। अभी तुम लोगों के ग्रुप में ही होगे स्कूल में, अगर तुम बोलोगे कि मैं मॉनिटर बनता हूँ तो सब जन तो साथ नहीं देंगे ना तुम्हारा, तो कुछ तो बोलेंगे हाँ हाँ आया बड़ा बना, मॉनिटर बनने को चला है, ऐसा। तो ये प्रॉब्लम होता था उस समय में। इसके लिए तो ये ब्रिटिश लोगों ने इतना राज किया ना हम लोगों के देश में। तो इसके लिए अनयूनिफॉर्मिटी के कारण ये जो ब्रिटिश लोगों के जो खिलाफ जो स्ट्रगल था वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। मोस्ट ऑफ द फॉडेटरी प्रिंसेस रिमेन्ड अलूफ, और बहुत से जो राजे जो रजवाड़े थे उन लोगों का बैकिंग नहीं होता था, उन लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता था। जस्ट एज द कॉमन पीपल सफर ड्यू टू ब्रिटिश रूल। अभी ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो लोग कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे। जैसे हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा कैसे कैसे वो लोगों को टैक्स लगाते थे, किस तरह से उन लोग को टॉर्चर करते थे वो लोग। सिमिलरली द प्रिंसेस ऑल्सो वेर सफरिंग। तो इसी तरह से वहां पर के जो राजा रजवाड़े लोग भी थे वो लोग भी सफर कर रहे थे। बट एक्सेप्ट अ फ्यू अदर रिमेन्ड फेथफुल टू द ब्रिटिश। और उसमें के कुछ अगर राजा हम लोग छोड़ेंगे तो ज्यादातर जो राजा लोग थे वो लोग ब्रिटिशों के साथ मिल गए, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, लैक ऑफ मिलिटरी टैक्टिक्स। अभी किसी के साथ भी हम लोग को फाइट करना होगा तो हम लोगों को मिलिट्री की जो दाव पेच होते हैं ना, वो दाव पेच भी तो पता होनी चाहिए ना। तो उसकी कमी थी हम इंडियन लोगों में। इंडियन सोल्जर्स वेर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। तो बहुत होशियार थे वो लोग, लेकिन उन लोगों को वो जो मिलिट्री के जो दाव पेच होते हैं ना उसके बारे में उन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट। उन लोगों ने दिल्ली पे कब्जा तो कर लिया लेकिन वो उसके ऊपर कायम नहीं रह पाए, यानी टिका नहीं सके वो लोग उसको। They captured Delhi but could not retain it. Similarly, the Indian rebels had limited armed supply. और इसके साथ साथ ये जो इंडियन मिलिट्री थी
उन लोगों के पास हथियार भी तो नहीं थे, शस्त्र भी तो नहीं थे। फिर अगर सोल्जर लोग हैं और उन लोगों के पास हथियार नहीं है तो कैसे चलेगा, है ना। तो द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और ब्रिटिश लोगों में क्या था, एक तो उनके पास पैसा बहुत था, और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी उनके पास, ठीक है, और इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स, यानी जो नए नए हथियार आए हुए थे उसका बहुत ही अच्छा खासा ये था, क्वांटिटी था। उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार थे, उन लोगों के पास इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी जनरल्स, और उनके पास अनुभवी आर्मी जनरल्स भी थे। सिंस transport and communication was in the hands of British, their movements were स्विफ्ट। फिर भी ये जो ट्रांसपोर्ट यानी एक सामान दूसरी जगह पे लेकर जाना, और कम्युनिकेशन यानी किसी के साथ भी बातचीत करना, ये किन लोगों के हाथ में था, तो ब्रिटिश लोगों के हाथ में था। इस वजह से क्या होता था ना, उन लोगों की जो मूवमेंट्स होती थी ना वो बहुत तेज होती थी। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सीड, और इस कारण इंडियन जो सोल्जर्स थे, सिपाही जो थे, वो लोग सक्सीड नहीं हो पाए। एक तो लोगों की कमी, हथियारों की कमी, फिर दावपेच भी नहीं पता उन लोगों को। वॉर्स आर फॉट नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू मिलिटरी स्ट्रेटेजीज। सिर्फ होशियार होने से लड़ाइयां नहीं जीती जा सकती है, उसके लिए मिलिट्री जो दाव पेच होते हैं वो भी आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा था उस समय में। नाउ इंटरनेशनल सिचुएशंस फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स, यानी ये जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों के लिए ये जो अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थिति थी ना, उन लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल थी। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, सिचुएशन यानी परिस्थिति। द क्राइमीन वॉर, क्रीमेन है क्या, क्राइमीन है भाई, क्रीमियन, यस, द क्रीमियन वॉर विथ रशिया वॉज जस्ट ओवर। तो ब्रिटिश लोगों का रशिया के साथ जो वॉर चल रहा था, क्रीमियन वॉर, वो हाल ही में खत्म हुआ था। द ब्रिटिश वॉन द वॉर, और ये लड़ाई कौन जीता था, तो ब्रिटिश लोग जीते थे। दे हैड, ये है ना, इसको अंडरलाइन करना क्रीमियन वॉर को, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है आप लोग को, और आंसर इन वन सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है। द ब्रिटिश वॉन द वॉर, दे हैड ट्रेड रिलेशंस विथ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो बिजनेस का, व्यापार का जो रिलेशन था उन लोगों का सारी दुनिया के कंट्रीज के साथ था, अलग अलग कंट्रीज के साथ था। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वॉज वास्ट, उनका जो नेवल स्ट्रेंथ था ना वो भी बहुत ही वास्ट था, बड़ा था। whereas the Indian rebels were isolated, और इसके उल्टा हमारे इंडियन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ये जो उठावकारी लोग थे उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। अभी नेवल यानी ना उसको आरमार बोलते हैं मराठी में। जैसे समंदर से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाते हैं ना, पहले के जमाने में रोड्स नहीं होते थे तो समंदर से सामान यहाँ से वहां ले जाया जाता था। ठीक है, अभी consequences of the freedom struggle एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी क्या हुआ है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अभी ये जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो इफेक्ट था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वाज ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द इंडियंस एंड द ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857। अभी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो रूल था वो दिन ब दिन बढ़ते उसके खिलाफ एक असंतोष था इंडियन लोगों में, और वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। तो इट
forced the British Parliament to end the rule of the company and instead take over the responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1857। तो उन लोगों ने क्या डिमांड किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये जो हमारी सत्ता है वो अभी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1858 में। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ designated as the Viceroy of India. Lord Canning happened to be the last Governor General and the first Viceroy of India. तो उन लोगों ने क्या किया, गवर्नर जनरल को हटा दिया और वहां पर उन्होंने वाइसरॉय ऑफ इंडिया ये पोस्ट दिया। किसे? लॉर्ड कैनिंग को। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग था वो आखिरी गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी था। तो अंडरलाइन करना इसको। आंसर इन वन सेंटेंस में भी आ सकता है ये आप लोग को, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है। A new post called Secretary of State was created in the British government to look after the affairs of India। अभी उन लोगों ने क्या किया, उन लोग के ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक इंडियन भारत मंत्री का एक उन लोगों ने पोस्ट तैयार किया। ठीक है। अभी देखो वो लोग भी कितने तिकड़म लगा रहे हैं। अभी उन लोग को जैसे पता चला कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका अभी ये लोग बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे हैं। अभी ये लोग इसको बंद करने को बोल रहे हैं। अभी इससे हम लोग का काम नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे उन लोगों ने हम लोग को बताया कि हम लोग भी देखो इंडिया के लिए ही कर रहे हैं। फिर इंडियन भारत मंत्री भी उन्होंने उन लोगों के इसमें एक बना दिया ताकि जो इंडियन लोग जो है ना भड़के हुए हैं ना उन लोगों के ऊपर, तो थोड़े से वो शांत हो जाए इसके लिए। क्वींस प्रोक्लेमेशन यानी रानी का जाहिरनामा। अभी क्या बताया भाई रानी ने? क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इश्यूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडियन लोगों के लिए उसने एक जाहिरनामा भेजा। ऑल इंडियंस आर अवर प्रोजनी। तो ये जो इंडियंस है ये हम लोगों के क्या है? प्रजाजन है। Henceforth, they will not be discriminated on basis of race, religion, caste और birth place। इसके लिए हम लोग उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर या बर्थ प्लेस के ऊपर, यानी कहाँ पर वो पैदा हो गए उसके ऊपर। गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन ऑन मेरिट। अभी सरकारी जो नौकरी है वो हर एक को काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। आप लोगों के किसी भी धार्मिक कार्य में हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन विल हॉनर all treaties and agreements made by the company with the ruler of princely state, and so princely state will be annexed henceforth। अभी जो भी उन लोगों ने करार किए हुए हैं जो संस्थानिक लोग हैं उन लोगों के साथ में, तो किसी भी हालत में वो जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट हम लोग नहीं तोड़ेंगे। इसकी भी गारंटी उन्होंने अपने इस जाहिरनामे में दी थी। किसने? क्वीन ने। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। अभी ये जो हमारी इंडिया की जो आर्मी थी उनकी पुनर्रचना की गई, उनको फिर से बनाया गया। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर वॉज इंक्रीज्ड इन द आर्मी। अभी ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो लोगों की जो संख्या थी वो ज्यादा थी आर्मी में।
ठीक है। अभी देखो ये लोग कितने स्मार्ट है। सोल्जर्स में अभी इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को ज्यादा ले लिया, ठीक है। इंग्लिश ऑफिसर्स वेर प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जो जगह होते हैं ना, वह मेन मेन जगह पे उन लोगों ने उन लोगों के इंग्लिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। ओके। फिर आर्टिलरी वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। जो भी हथियार वगैरह होते थे, तोपा वगैरह, तोपखाने वगैरह जो भी होते थे, वो सब ब्रिटिश लोगों के हाथ में ही होते थे। देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। देखो, मिलिट्री का भी डिवीजन उन लोगों ने कास्ट के बेसिस के ऊपर ही किया था। प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू, यानी क्या केयर करते थे लोग, क्या ध्यान रखते थे, देखते हैं हम लोग। अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और देखो उन लोगों ने क्या ध्यान रखा था कि ये जो इंडियन लोग हैं ना, ये लोग साथ में नहीं आने चाहिए, और फिर से इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी आंदोलन या उठाव नहीं करना चाहिए। इसकी इन लोगों ने खासकर उन लोगों ने ध्यान रखा। चेंज इन पॉलिसी। अभी पॉलिसी में इन लोगों ने क्या क्या चेंजेस लाए। The British accepted the policy of non-interference in social and religious aspect of Indians। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या एग्री किया कि इंडियन लोगों का जो भी रिलीजियस या फिर सोशल एस्पेक्ट है, उसमें हम लोग किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। They also started taking care that the Indian society will not be united on social grounds। और उन लोगों ने ये भी ध्यान रखना शुरू किया कि किसी भी सोशल ग्राउंड पर, किसी भी कंडीशन में ये जो इंडियन लोग हैं उन लोगों को एक साथ नहीं आना चाहिए। They saw to it that there will be constant conflicts on grounds of caste, religion, race, टेरिटरी एटसेट्रा। देखो, इन लोगों ने हमेशा हम इंडियंस लोगों में फूट डालने की कोशिश की, कास्ट को लेकर, रिलीजियन को लेकर, रेस को लेकर और टेरिटरी को लेकर। तो दे adopted the policy of polluting the minds of Indians by following the divide and rule policy। और इस तरह से इन लोगों ने क्या किया ना, हमारे जो इंडियन लोग थे उन लोगों के दिमाग में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने लगे। तो अभी ये जो कास्ट की जो लड़ाइयाँ होती है ना हम लोगों के देश में, उसकी जड़ इन लोगों ने यहाँ पर डाली हुई है। वरना हमारे देश के लोग इतने अच्छे हैं कि कभी इतना सब होने के, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते। वक्त पड़ता है तो सब दौड़ के जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। यही तो खास बात है हम भारत की, है ना। तो इसके लिए तो हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं ना कि हम लोग हिंदुस्तानी है। वक्त आने पर हम लोग एक हो जाते हैं। तो ये जो दिमाग को खराब करने का काम किया था ये ब्रिटिश लोगों ने। तो उन लोगों ने क्या यूज किया, पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज किया। इसका मतलब क्या है मालूम है? तो फोड़ा आणि राज्य करा, यानी इन लोगों को आपस में ही लड़ाओ, ये आपस में ही लड़ लड़ के मरेंगे और हम लोग इधर राजा बनेंगे और राज करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी उन लोगों ने शुरू कर दी। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियंस फेल्ट ऑफ गिविंग अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अभी ये जो 1857 का जो स्ट्रगल था उसके बाद इंडियन लोगों को अभी रियल में लगने लगा कि हम लोगों को सबको एक हो जाना चाहिए और ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ और ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ना चाहिए। The freedom struggle of 1857 became an inspiration of Indian freedom
मूवमेंट। और ये जो 1857 का जो स्ट्रगल था वो उसने एक इंस्पिरेशन का काम किया इंडियन स्ट्रगलर्स को, इन ब्रिटिश लोगों का जो रूल था उसको हटाने के लिए। तो इस तरफ ही इसके आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। अभी आप लोगों के है ना जो भी डाउट्स रहेंगे ना, ये कास्ट के झगड़े क्यों होते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये आपके जो भी डाउट है ना वो सारे अभी क्लियर हो जाएंगे। हम लोग तो बहुत ही पाक दिल के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं ना, बहुत ही साफ सुथरे दिल और दिमाग के हैं और बहुत ही भोले भाले भी है। कोई भी गुस्सा दिला देता है तो तुरंत गुस्सा भी करते हैं और प्यार भी उतने ही जल्दी से करते हैं, फिर तुरंत उनका गुस्सा भी पिघल जाता है। तो इस तरह का ये जो हमारा स्वभाव है इसका ही इन लोगों ने फायदा उठाया और उन लोगों ने हम लोगों को आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और भड़काकर हम लोगों में ही इन लोगों ने रूल एंड डिवाइड इन लोगों को क्या बोलते हैं वो, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन लोगों ने यूज की, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग भोले भी है और बहुत ही दयालु भी है और गुस्सेल भी है। तो इसका उन लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ था हम लोगों के साथ हिस्ट्री में। ठीक है, अभी आगे भी देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ है। किसके पहले मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देना चाहूंगी और जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो वेट एंड वॉच और फटाफट सब्सक्राइब किया कि नहीं अभी तक आप लोगों ने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए, तो आपको मेरे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाले हैं ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब मेरे वीडियोस, ऐसे राइटिंग, कहानी लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, एवरीथिंग यू विल गेट इन ओनली शालिनी हुबलीकर चैनल, ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद मैं आने वाली हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए लाइव स्ट्रीम में। ओके, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को, तो फटाफट फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सब लोगों को फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये है बिल्कुल मुफ्त। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।